Assalamu alaikum. I am Umme Hani Intakhab. Welcome my dear students in the Study Point online classes and the Hind Guru online classes. So I hope all my law aspirants are fine and ready to begin with the class. All right. तो आज हमारी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की थर्ड क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे रेस्ट ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? We have discussed the 4 essentials of a contract, that is from point A to D. A B C D हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में. आज हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट E से लेकर I तक. E F G H I ये पॉइंट्स हम आज कवर करेंगे आज की क्लास में. तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास. तो फर्स्ट एसेंशियल है हमारा फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे. ओके तो जो कंसेंट है उसका मतलब क्या है? फ्री कंसेंट एसेंशियल बहुत इजी एसेंशियल है आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर. बाकी सारे एसेंशियल्स के कंपैरिजन में ये बहुत इजी है, बहुत इजी समझ में आ जाता है ये. ओके तो कंसेंट का मीनिंग होता है हाँ हाँ बोलना या हामी भरना अपनी, या यस बोलना. ओके और वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी फ्री, मतलब बिना किसी दबाव के आप जब हाँ बोलते हैं, यस बोलते हैं, तो वो होती है आपकी फ्री कंसेंट. अगर आप किसी को प्रेशराइज करेंगे, किसी पर दबाव डालेंगे, उसको डरा कर धमका कर उससे हाँ बुलवाएंगे, तो वो कंसेंट आपकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी. ओके सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, 2 or more persons are said to be in consent when they agree upon the same thing in the same sense. Consensus ad idem, ये मैं बता चुकी हूँ आपको लास्ट क्लास में. consensus ad idem तो इसका यहाँ पर ये मतलब होता है कि जैसा मैंने बोला सामने वाले ने वैसा ही एज इट इज़ उसको समझ लिया. तो जैसा मैंने बोला उसने ठीक वैसे ही उसको समझ लिया, तो वो होता है यहाँ पर consensus ad idem. तो यहाँ क्या होता है फ्री कंसेंट में? फ्री कंसेंट में सामने वाला आपको जो बोल रहा है आप वो एज इट इज़ वही समझ रहे हैं जो वो बोलना चाह रहा है. जैसा मैंने बोला वैसा ही उसने समझ लिया और समझकर उसने बोला हाँ आई एम रेडी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये बन जाता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर वही कंसेंट उसने अपनी मर्जी से नहीं दी बल्कि प्रेशराइज होकर दी, आपने उस पर दबाव डाला कि हाँ बोल, ओके उसे प्रेशराइज किया, उसे डराया धमकाया या मिसगाइड किया, तो वो कंसेंट फिर आपकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता. ऑल राइट सो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. मतलब वो कंसेंट जिसमें आपका कोअर्जन हो. कोअर्शन मतलब किसी पर दबाव डालना. तो वो कंसेंट जिससे आप किसी पर दबाव डाल रहे हैं या डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिसगाइड कर रहे हैं. तो अगर आप ऐसे किसी को कंसेंट उसकी दिलवाना चाह रहे हैं तो वो कंसेंट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट. ओके तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी. तो फ्री कंसेंट जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी. ओके नॉट लिख रही हूँ मैं यहाँ पर जो चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी. कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी फ्री कंसेंट में? फर्स्ट इज कोअर्जन. कोअर्शन इंक्लूड नहीं होगा, मतलब आप किसी पर दबाव डालकर उसकी कंसेंट नहीं ले सकते. ओके नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिसगाइड करना. किसी को आपने मिसगाइड कर दिया, उसको बहका दिया, तो वो अपनी कंसेंट मिसगाइड होकर दे रहा है, अपनी मर्जी से नहीं दे रहा, मिसगाइड कर दिया आपने, उसको बहका दिया, तो वो कंसेंट भी फिर फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती. नेक्स्ट है फ्रॉड. धोखेबाजी कर दिया. ठीक है धोखेबाजी करना, मिसरिप्रेजेंटेशन करना मतलब गलत चीज़ें बता दी, रिप्रेजेंट कर दी. और है मिस्टेक. मिस्टेक मतलब गलती. तो गलती करना भी आपकी फ्री कंसेंट के अंदर नहीं आता है. ओके सो दीज आर द एलिमेंट्स. अगर ये आपके कंसेंट में होंगे तो देन इट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट. ओके
The section says that consent is considered free consent when it is not caused or affected by the following. तो वही सेम चीज़ है, आपकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी अगर ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी. What are the things? Coercion, fraud, mistake, undue influence and misrepresentation. तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपकी कंसेंट में है देन इट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट. कोएर्जन मतलब दबाव डालना, किसी पर दबाव डाल दिया और उसकी कंसेंट आपने ले ली देन इट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट. फ्रॉड मतलब धोखेबाजी करना, तो धोखा करके भी आप किसी की कंसेंट नहीं ले सकते, इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दी फ्री कंसेंट. मिस्टेक मतलब गलती भी आपकी फ्री कंसेंट नहीं है. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब मिसगाइड करना, बहका देना किसी को. एंड मिसरिप्रेजेंटेशन भी सेम होता है. मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब आपने गलत चीज़ें उसको बता दी, गलत रिप्रेजेंट कर दिया उसको, गलत बातें आपने बता दी. ओके, गलत बता देना. तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपकी कंसेंट में प्रेजेंट हैं देन इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दी फ्री कंसेंट. वो कंसेंट आपकी फ्री नहीं मानी जाएगी. तो फ्री कंसेंट आपकी तभी होगी जब ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होंगी. कोई आपको डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, गलती नहीं करेगा, मिसगाइड नहीं करेगा, तब जो आप अपनी कंसेंट देंगे देन इट विल कवर्ड अंडर दी फ्री कंसेंट. वही आपकी फ्री कंसेंट होगी. नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. अब लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? लॉफुल ऑब्जेक्ट इज अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जो काम है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका लॉफुल होना चाहिए. मतलब आप किसी काम के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन इट इज़ नेसेसरी दैट वो काम भी आपका लॉफुल हो. इलीगल काम करने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. ओके, तो जो काम आप कर रहे हैं वो भी लॉफुल होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए. ओके, तो पढ़ते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट एज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये एक प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट का. द लॉफुल ऑब्जेक्ट मीनिंग कैन बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट और एक्शन विच इज अथॉराइज्ड, अप्रूव्ड एंड नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ. वो काम जिसकी अथॉरिटी आपको लॉ देता है, वो काम करने की अथॉरिटी देता है आपको लॉ कि यस यू कैन डू दिस वर्क. ओके, और अप्रूवल देता है, आपको अप्रूवल दे देता है कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं. अप्रूवल आपके पास होता है वो काम करने के लिए. एंड नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ मतलब जो कानून है, जो लॉ है, वो आपको वो काम करने के लिए प्रोहिबिट नहीं करता, मतलब रोकता नहीं है. आप आराम से वो काम कर सकते हैं. तो वो होता है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट. ओके, जो काम, जिस काम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो लॉफुल होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए. ओके, अब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करना लॉफुल है. ओके, और वाटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट करना लॉफुल है, लेकिन किसी को ड्रग्स पहुंचाना इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है. तो ये काम आप नहीं कर सकते. तो लॉफुल ऑब्जेक्ट इज़ जब आप कोई काम कर रहे हैं वो काम भी आपका लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए. ऑल राइट. अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी लीगल रिक्वायर्स लीगली कॉम्पिटेंट पार्टीज. अब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं जिस काम के लिए, वो पार्टीज़ भी लीगल होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए. कॉम्पिटेंट पार्टीज़ का मतलब जो मैं आपको कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में पढ़ा चुकी थी, मतलब पार्टीज़ भी लीगल हों. लीगल पार्टीज़ का मतलब पार्टीज़ माइनर नहीं होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए. साउंड माइंड, पागल इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कॉम्पिटेंट पार्टीज़ के अंदर कि आपकी जो पार्टीज़ हैं वो भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू डू एनी कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एंड म्यूचुअल कंसेंट मतलब दोनों पार्टीज़ की रजामंदी शामिल होनी चाहिए, दोनों के दिमाग में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ मैंने जिस काम के लिए तुम्हें ऑफ़र दी तुम उसी को एक्सेप्ट करो और एज इट इज़ वही उसी चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करो. तो म्यूचुअल कंसेंट इज़ वेरी नेसेसरी. दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों के दिमाग में सेम चीज़ को लेकर म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए. अ लॉफुल ऑब्जेक्ट सेम है ये,
जो काम है आपका वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं, ओके। एंड एक्सेप्टेबल कंसिडरेशन, मतलब दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना चाहिए। तो इसमें आपकी सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, कंसिडरेशन भी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, कॉम्पिटेंट पार्टीज है, म्यूचुअल कंसेंट है, तो आपके पहले के सारे एसेंशियल्स इसमें कवर हो चुके हैं, ओके। अब ये लॉफुल ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, व्हेन अ लैंडलॉर्ड knowingly lets the house to a prostitute to carry on prostitution, he cannot recover the rent through a court of law। अब जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, अगर वो अपना घर किराए पर दे देता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि ये काम करने के लिए तुम्हें बाद में रिकवर करने के लिए अपना रेंट कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा अगर आप अपना काम ही इलीगल तरीके से करोगे। अगर आप इलीगल काम करोगे तो उसमें आपकी कोर्ट कोई भी हेल्प नहीं करेगा, ओके। अब जैसे किसी ने किसी का किडनैप किया और उसको छुपाने के लिए, जिसका किडनैप किया उसको छुपाने के लिए उसने, जो लैंडलॉर्ड है, उसने अपना घर किराए पर दे दिया कि भाई ठीक है, तुम इसको यहाँ पर मेरे घर छुपा दो और मुझे रेंट देते रहना, ओके। अब उसने उसको छुपा दिया, अब बाद में वो रेंट नहीं देता, तो ये जो लैंडलॉर्ड है ये कोर्ट में नहीं जा सकता कि ये भाई इसने मेरा रेंट नहीं दिया, इसने एक लड़के को छुपा कर रखा था, किडनैप कर कर रखा था और मैंने इसको घर दे दिया था अपना किराए पर, तो इसने अब तक मुझे रेंट नहीं दिया है। तो सबसे पहले कोर्ट जो है उस लैंडलॉर्ड को ही पकड़ेगा कि आ भाई तू आ मेरे पास आ, तूने क्यों अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए अपना घर दिया था, इलीगल काम के लिए अपना घर क्यों दिया था, ओके। तो कोर्ट आपकी इसमें हेल्प नहीं करेगा अगर आप कोई इलीगल काम करते हैं, ओके। तो आपका जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। इलीगल काम करने के लिए आपकी कोर्ट कोई हेल्प नहीं करेगा। तो नेक्स्ट एसेंशियल है हमारा ओरल, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अब जो हमारा एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी और रजिस्ट्रेशन में भी, ठीक है। तो जो ओरल एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हिंदी में मौखिक एग्रीमेंट्स, और राइटिंग और रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट्स को बोलते हैं लिखित एग्रीमेंट्स, ओके। अब हमारा लॉ हमें ये परमिशन देता है कि आप ओरल एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं और रिटन एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट आपको ये भी बताता है कि अगर आप रिटन एग्रीमेंट करोगे तो आपके लिए ही वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसके। क्यों? क्योंकि कोर्ट में ओरल एग्रीमेंट्स को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, टिपिकल होता है, और रिटन एग्रीमेंट्स को प्रूव करना, उसके सबूत पेश करना थोड़ा ईजी होता है। तो रिटन एग्रीमेंट आपके लिए ही बेनिफिट है उसका, okay. So valid written agreements have a greater evidentiary value in the court of law since it is easier to peruse and understand। मतलब रिटर्न एग्रीमेंट्स की ज़्यादा एविडेंशरी वैल्यू होती है कोर्ट में, मतलब उसको प्रूफ करना इजी होता है कोर्ट में। रिटर्न एग्रीमेंट्स को प्रूफ करना इजी होता है और समझना इजी होता है, परस्यू एंड अंडरस्टैंड। रिटर्न एग्रीमेंट्स को पढ़ना, उसको समझना ज़्यादा इजी होता है और कोर्ट में उसके खिलाफ सबूत भी पेश करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ओरल एग्रीमेंट्स, ओके। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। An arbitration agreement must be in writing as per the Arbitration and Conciliation Act 1996। अब एक एग्रीमेंट होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नाम है इसका, जो कंपलसरी है, ये फिक्स्ड है कि ये राइटिंग में ही होना चाहिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में ही होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ओके। ऐसे ही सेम इसी की तरह एक और एग्रीमेंट है, एन एग्रीमेंट फॉर अ सेल ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बिफोर दे कैन बी लीगली एनफोर्स। अब जैसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, सेम वैसे ही आपका जो एग्रीमेंट है सेल ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आप अपना घर अगर सेल कर रहे हैं, घर जो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसको खिसका नहीं सकते, ठीक है। तो आपका घर है या कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, देन इट शुड बी इन राइटिंग, वो राइटिंग में होना चाहिए। ये आपको पहले ही कोर्ट बता देता है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, वो एग्रीमेंट आपका
राइटिंग में ही होना चाहिए। ओके, तो बाद में अगर आप कोर्ट जाओगे और बोलोगे भाई मैंने तो इसको ज़बानी तौर पर और एग्रीमेंट कर लिया था इसके साथ, अब क्या हुआ, वो कोर्ट पहले ही बता देता है कि हमने आपसे पहले ही बोला था कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और उसको आपको सेल करना हो, देन उसका जो एग्रीमेंट है वो मस्ट बी इन राइटिंग, ये कंपलसरी है, वो राइटिंग में होना चाहिए। ओरल एग्रीमेंट की वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो कोर्ट इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एसेंशियल है हमारा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है गारंटी देना। ओके, आपके एग्रीमेंट में गारंटी होना, कुछ फिक्स्ड होना कंपलसरी है। ओके, अगर आपके एग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वैलिड एग्रीमेंट भी नहीं है। इट विल नॉट बी अ वैलिड एग्रीमेंट, नेदर इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वो वैलिड एग्रीमेंट भी नहीं होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा अगर उसमें सर्टेनिटी नहीं होगी। ओके, तो सर्टेनिटी होना बहुत कंपलसरी है आपके एग्रीमेंट में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में, एक कुछ भी फिक्स्ड, कुछ भी गारंटी होना। द वेरियस मीनिंग्स ऑफ लीगल सर्टेनिटी आर एग्जामिन्ड। बहुत सारे मीनिंग्स हैं लीगल सर्टेनिटी के। द एम इज़ टू demonstrate that legal certainty is a principle in the sense that it establishes a state of affairs that ought to be sought through behavior that contributes to its gradual advancement। अब ये लैंग्वेज लॉ की बहुत थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ओके, अंडरस्टैंड करना इसको थोड़ा मुश्किल है, तो हम ये समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, अब ये एग्जाम्पल है, अजय एग्रीज टू सेल विजय a 50 pieces of soap। ओके, अब अजय है, उसने विजय को सेल किए क्या, 50 pieces of soap। ओके, अब अजय ने विजय को 50 pieces of soap सेल करे। ओके, अब आगे क्या है, that there is nothing whatever to show that what kind of soap was intended। ये सोप किस टाइप का है, बाथिंग सोप है, बर्तन धोने का सोप है, नहाने का सोप है, कौन सा सोप है, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है इसमें, कोई गारंटी नहीं है कि किस टाइप के सोप उसने सेल करे, किस टाइप के सोप उसने बेचे। तो द एग्रीमेंट इज void for uncertainty, that is whether it was a bathing soap, toilet soap, cloth or utensils washing bar or which brand। ओके, तो यहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये सोप किस टाइप का है, ये बाथिंग सोप है, टॉयलेट सोप है, वॉशिंग बार है, क्या है, ये बर्तन धोने का है, नहाने का है, किस टाइप का सोप है। तो इस एग्रीमेंट में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कुछ फिक्स्ड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एग्रीमेंट जो है आपका वॉइड हो जाएगा। ओके, ये आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, ये एग्रीमेंट ही आपका वॉइड बन जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ड्स शुड ऑल बी यूटिलाइज्ड इन देयर ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग। मतलब आपके एग्रीमेंट में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं आपने, वो इतने नीट एंड क्लियर होने चाहिए कि सामने वाले को अच्छे से समझ आ जाए कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है, सर्टेनिटी है या नहीं है। ओके, तो आपके एग्रीमेंट में आपके वर्ड्स का क्लियर होना बहुत कंपलसरी है, सर्टेनिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब ये हमारा लास्ट एसेंशियल है, दैट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है ये अब हम समझेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी पॉसिबल टू कंप्लीट बिकॉज लीगली, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी अंडरटेकन टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबल एक्ट। ओके, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लीगैलिटी चेक करनी है हमें अगर, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पॉसिबल है भी या नहीं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करना पॉसिबल है भी या नहीं, वो हो भी सकता है या नहीं, या इम्पॉसिबल है वो। ओके, तो हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी तभी हम चेक कर सकते हैं जब हम उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता भी है या नहीं।
अब जैसे माय डियर, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लेकर आऊँगा, तो ये जो चांद तारे तोड़कर लाने की बातें हैं ये इम्पॉसिबल हैं, ये नहीं हो सकती कभी भी। ओके, तो ये क्या है, ये वॉइड एग्रीमेंट है आपका, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी पॉसिबल टू कंप्लीट, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉसिबल होना चाहिए कि वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज द कोर्ट विल नॉट ट्रीट इट्स एज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट नहीं हो सकता तो फिर कोर्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेगा। इन द आइज ऑफ लॉ इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब ज़िंदगी भर वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है पर वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, द एग्रीमेंट मस्ट बी डेफिनिट एंड नॉट वेग। वेग का मतलब होता है हवा में बातें, फेंका फेंकी करना। तो जो आपका एग्रीमेंट है वो एक डेफिनेट होना चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें हवा में बातें नहीं, फेंका फेंकी नहीं होनी चाहिए एग्रीमेंट में। ओके, इफ़ इट इज़ नॉट डेफिनेट, अगर वो डेफिनेट नहीं होगा देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो इट्स मीनिंग। अगर वो डेफिनेट ही नहीं है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो इट्स मीनिंग। उसका मीनिंग ही पता करना इम्पॉसिबल है, समझ में ही नहीं आएगा कि उसमें लिखा क्या है। ओके, देयरफॉर इट कैन नॉट बी एनफोर्स। तो कानून की नज़रों में आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते, कोर्ट की नज़रों में वो एनफोर्सेबल नहीं है अगर आपका एग्रीमेंट डेफिनेट नहीं है, अगर आपका एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, और अगर आपके एग्रीमेंट में हवा में बातें हो रही हैं देन इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट विल नॉट बी अ वैलिड एग्रीमेंट। ओके, सो ये लास्ट था हमारा, लास्ट एसेंशियल था। ओके, तो आज की क्लास में हमने सारे एसेंशियल्स कवर कर लिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके पास आऊँगी, एक न्यू टॉपिक के साथ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नए चैप्टर के साथ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।